Hello guys, this is Tej Kumar Ambastha. Welcome to our channel in which we are going to cover syllabus of class 12th accounts. Today we are going to start from the first chapter, that is fundamental of partnership. पार्टनरशिप समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पार्टनरशिप का नीड क्या है। मान लीजिए मेरा एक बिज़नेस है, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, टाइम लगा, धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ा, बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे बिज़नेस को और एक्सपेंड करना है। वो करने के टाइम पे बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए मुझे और कैपिटल चाहिए होगा जो कि मेरे पास नहीं था। मैंने किसी तरह अगर एक्स्ट्रा कैपिटल भी ले आया तो जैसे जैसे बिज़नेस एक्सपैंड होता है उसमें अलग अलग एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है। फाइनेंस के लिए अलग एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, तो एक अकेला आदमी ये नहीं कर सकता। तो इस कारण से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे एक नया फॉर्म ऑफ बिज़नेस स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं पार्टनरशिप। आइए इस चीज़ को एक स्टोरी के तौर पे समझते हैं। एक बंदा है, ईपा नाम है इसका, ईपा। ये बात है 1932 की। इसने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया, उसमें उसको बहुत तरक्की हुई, वो और ब्रांचेस बढ़ाता गया अपना। लेकिन एक टाइम पे ऐसा है कि जब उसको और बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए एक कैपिटल की ज़रूरत थी, वो उसके पास अरेंज करने के लिए उसको और लोगों को बुलाना पड़ता। अगर वो कैपिटल अरेंज भी कर लेता फिर भी उसको और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी। हर एक डिपार्टमेंट वो अकेला बंदा कैसे संभालेगा। एक बंदा चाहिए जो कि उसका फाइनेंस देखे, एक मार्केटिंग देखे, कोई अकाउंट्स देखे, तो एक अकेले बंदे की ये बस की बात नहीं है। इसलिए एक नया बिज़नेस जिसमें अलग अलग लोग मिल के एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन होता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिफर्ड टू एज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस carried on by all or them. Partnership definition according to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership defined as a relation between two or more persons who have agreed to share profit from a business carried on by all or any of them acting for all. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये अंडरलाइन या सर्कल क्यों किया है। तो इस सर्कल इसलिए किया है क्योंकि ये केवल पर्सन में दो लोग नहीं, या फिर प्रॉफिट का मतलब केवल प्रॉफिट नहीं होता, इससे हमें डेप्थ में समझना होगा। तो आइए देखते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पर्सन का मतलब केवल दो इंसान का नहीं होता है। पार्टनरशिप का मतलब, पर्सन का मतलब हो गया टू इंडिविजुअल्स हु हैव रिकॉग्निशन बाय लॉ। तो रिकॉग्निशन बाय लॉ किसको किसको है? पहला तो एक नेचुरल पर्सन, मैं, तुम, मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त, जैसे एक आम इंसान जो हैं जो कि नेचर के द्वारा इस धरती पे आए हैं उनको नेचुरल पर्सन। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। अगर आपने कंपनीज पढ़ा होगा, तो फिर आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है ऐसा इंसान या ऐसा कोई चीज़ जो कि आर्टिफिशियली आया गया है, यानी कि लॉ के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि कंपनीज या एलएलपी। तो आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, ये दो लोग हैं जिनको, या दो पर्सन हैं जिनको लॉ के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। तो पार्टनरशिप कौन कौन फॉर्म कर सकते हैं? क्या दो नेचुरल पर्सन फॉर्म कर सकते हैं? टू नेचुरल पर्सन, टू आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि अगर दो कंपनी चाहे तो आपस में पार्टनरशिप कर सकती है। नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन कंबाइंड। सर तो आपने सब तो बता ही दिया कि नेचुरल पर्सन भी कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकता है, तो कौन नहीं कर सकता है? तो पहली बात, क्या दो पार्टनरशिप फॉर्म आपस में पार्टनरशिप? आंसर है नहीं। दो पार्टनरशिप फॉर्म आपस में पार्टनरशिप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता ही नहीं है। ओनर्स और पार्टनरशिप दोनों एक यूनिट माना जाता है लॉ के द्वारा। तो अगर दो अलग अलग इंसान ही नहीं है पार्टनरशिप में, अगर पार्टनरशिप, दो ओनर्स पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं लेकिन दो पार्टनरशिप फॉर्म आपस में पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। सर और कौन कौन नहीं कर सकता है? तो एक माइनर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल से कम है, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि लॉ जो है उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। तभी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी बनाने जाते हैं तो आपको 18 साल से ऊपर होने का जरूरत है, उसके नीचे लॉ आपको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता। सर्टन केसेस में, कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें 18 साल के नीचे के लोगों को भी लोग आइडेंटिफाई करता है, लेकिन उतने डेप्थ में हमें नहीं जाना। और कौन कौन? जैसे कि अनसाउंड माइंड पर्सन, ऐसे लोग जो कि अनसाउंड बाई माइंड हैं, जैसे कि बेवड़ा। जो बेवड़ा है वो अगर पार्टनरशिप फॉर्म करने जाएगा तो वो नहीं कर सकता है। जब वो तब कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो। अनसाउंड माइंड के पर्सन को पार्टनरशिप फॉर्म करने की अनुमति नहीं, यानी कि वो पर्सन्स में काउंट ही नहीं होंगे। और कौन कौन हो सकता है? एक ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, जैसे कि कोई भौगाड़ा या कोई
ऐसा पर्सन जो कि कोई इलीगल एक्टिविटी करके बैठा हुआ है, कोई क्रिमिनल, वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं जब तक वो क्रिमिनल के तौर पर प्रूव्ड हो चुके हैं, जब तक वो जेल में हों या फिर जब तक उनको अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर दें, तब तक वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या, कि जो मुनाफा कमाया। बट प्रॉफिट का मतलब केवल प्रॉफिट होता है या फिर लॉसेस भी? सर हम केवल अगर पार्टनरशिप में केवल प्रॉफिट शेयर करें तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको लॉसेस भी शेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप रेफर टू एज, जो डेफिनेशन दिया हुआ है, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें प्रॉफिट का मतलब केवल प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस दोनों होता है। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट तो शेयर करना नेसेसरी है, बट क्या लॉस शेयर करना नेसेसरी है? तो ऐसा नहीं है, लॉस शेयर करना चाहिए बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शेयर लॉसेस। प्रॉफिट आपको सारे पार्टनर्स में शेयर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर लॉस शेयर करने से मना कर दे। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या, सामान लिया और जाके बेच दिया, उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ें होते हैं जिसको होना नेसेसरी है, जैसे कि प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उसका मेन मकसद ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो उसको बिजनेस नहीं काउंट किया जाएगा। आपने बिजनेस किया जिसमें आपका मोटिव ही है कि मैं जाके लोगों को हेल्प करूंगा, चैरिटी करूंगा, तो वो बिजनेस में काउंट नहीं आएगा। अगर आपको बिजनेस करने का मोटिव लॉस कमाना है तो वो आपका बिजनेस में काउंट नहीं होगा। ठीक है सर, प्रॉफिट मेरा मोटिव हो गया। अब दूसरा क्या? तो दूसरा है कि बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे होना जरूरी है। रेगुलर बेसिस। दूसरा है रेगुलर बेसिस। सर रेगुलर बेसिस से आपका क्या मतलब है? तो बिजनेस करने का जो मेरा मेन आइडिया होता है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आज बिजनेस किया और कल बंद कर दिया। बिजनेस होने का मतलब कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे वो काम करना चाह रहा हूँ। मैं घूमने गया कश्मीर से बगल वाली मिश्रा जी ने बोला कि मेरे लिए एक चादर लेके आ जाइएगा, मैंने 50 में लाया और उनको 60 में बेच दिया। वो बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि वो एक वन टाइम प्रैक्टिस है। मेरा रोज़ का काम नहीं है कि मैं वहाँ से जाके सामान खरीद के यहाँ के प्रॉफिट में बेच देता हूँ। तो बिजनेस होने के लिए आपका रेगुलर इंटरवल पे होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, आप वैसी चीज़ में बिजनेस नहीं कर सकते जो कि अनलॉफुल हो। आप ड्रग्स में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा चीज़, किडनैपिंग नहीं कर सकते हैं। बिजनेस के तौर पे आपका एक मोटिव होना चाहिए, क्या? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। आप बिजनेस रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहे हैं और लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ पे बिजनेस कर रहे हैं जो कि लॉफुल है। चौथा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिजनेस carried on by all or anyone acting for all। मतलब कि बिजनेस में मान लीजिए अगर 4 पार्टनर्स हैं, चारों पार्टनर्स ने मिलकर अगर कोई भी डिसीजन लिया तो वो पूरे फर्म को बाइंड करता है, यानी कि फर्म को, यानी कि हर एक पार्टनर्स को बाइंड करता है। और अगर किसी एक पार्टनर ने कोई काम किया तो वो पूरे पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करता है। कब तक? जब तक वो उस फर्म की नॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर हो, तब तक। ये जो है पार्टनरशिप का कार्डिनल प्रिंसिपल है। कार्डिनल प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट रिलेशनशिप। कैसे आपको अगर कोई काम करवाना होता है तो आप अपने एजेंट को बोलते हैं कि मेरे लिए रेलवे टिकट बुक कर दें। इसमें क्या, आप हो गए प्रिंसिपल और वो जो रेलवे टिकट बुक कर रहा है वो हो गया एजेंट। इसका एजेंट यानी कि आपके बिहाफ पे जो कोई काम कर रहा है वो हो गया एजेंट, और जो वो उस काम को करने बोल रहा है वो हो गया प्रिंसिपल। इसमें पार्टनरशिप के केस में क्या, कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे एक काम कर दीजिए, तो वो हो गया एजेंट। साथ ही साथ वो चारों पांचों जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के भी एजेंट होंगे, साथ साथ फर्म के भी एजेंट होंगे। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। A and B are joint owners of a house. They rent it out to C and divided the net profit equally. Is this a partnership? आपको क्या लगता है कि ये पार्टनरशिप है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए पॉज करके। तो इसका आंसर होगा नो, ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये रिलेशन हो जाएगा को ओनर्स का। यहाँ पे मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक घर खरीदा, ठीक है, उससे रेंट मिल गया। हाँ, तो ये तो पता चल गया कि हाँ प्रॉफिट मिल रहा है।
प्रॉफिट को इक्वली शेयर भी किया है, तो हाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, तो फिर ये पार्टनरशिप क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। बिजनेस में आपको मैंने एक फीचर बताया होगा कि बिजनेस रेगुलर इंटरवल्स होना चाहिए। ये मेरा रेगुलर का काम नहीं है कि मैं और मेरे दोस्त दोनों मिलके जगह जगह पे घर खरीद के रेंट पे लगाते रहते हैं। ये एक वन टाइम एक्टिविटी हुआ, इस कारण से ये बिजनेस नहीं होगा। अगर ये मेरा नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी रहता कि हाँ मैंने हर जगह अलग अलग जगह पे घर खरीदा और उसको रेंट पे लगा दिया, तो फिर ये पार्टनरशिप होता। बट बिकॉज दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, यहाँ पे कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि इनका ये बिजनेस ही है अलग अलग जगह पे घर खरीद कर रेंट पे देना। दैट इज वाई दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप बट अ को ओनरशिप। अब आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या कि अगर हम कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होना नेसेसरी है। एग्रीमेंट इज नेसेसरी। क्या एग्रीमेंट ओरल हो सकता है? हाँ ओरल हो सकता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल एज वेल एज रिटन। जो एग्रीमेंट रिटन होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। दूसरा है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या कि बिजनेस और पार्टनर्स जो हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यानी कि अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस और ओनर दोनों सेम होते हैं। हाँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट हैं, बट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पार्टनरशिप फर्म कोई गलत काम करेगी तो उसके लिए पार्टनर्स को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उन्हें जेल में बंद किया जाएगा। बट अगर कंपनीज के केस में अगर कंपनी कोई गलत काम करती है तो उसके ओनर्स को जाके हम लोग जेल में बंद नहीं करते हैं। तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या कि अगर बिजनेस डूब गया तो उसके जो भी लायबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ करने के लिए हमें पार्टनर्स के घर के बर्तन भी अगर बिचवाने पड़ जाएं तो वो हम कर सकते हैं। चौथा है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना हो सकता है? कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। अगर 50 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो उसको इल्लीगल एसोसिएशन कंसिडर किया जाएगा। पांचवा है रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट पार्टनरशिप को हम लोग रजिस्टर्ड करा दें क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं और नहीं रजिस्ट्रेशन कराने के नुकसान है। उसको हमें उसमें नहीं घुसना है, वो बहुत डेप्थ की चीज़ हो गई। हमारे सिलेबस में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। हमें इतना ही जानना है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, करवाना चाहिए, पर अगर नहीं भी कराएं तो चल सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ड्यूरेशन यानी कि कोई भी पार्टनरशिप जो है वो कितने टाइम तक का है। तो इसमें 2 आता है, एक होता है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप ऑफ विल का मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप मेरा जब मन करेगा मैं उस समय खत्म कर दूंगा। जब मुझे लगा कि मेरे पार्टनरशिप में फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं उस टाइम पे ही एक नोटिस देके पार्टनरशिप को खत्म कर सकता हूँ। दूसरा हो गया पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। इसका मतलब कि हमने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके रखा हुआ है कि जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइम तक के लिए बनाया हो सकता है, 1 साल 2 साल, या फिर कोई काम कर पर्टिकुलर। अगर मेरा कोई मकसद है कि हाँ इस पार्टनरशिप से मैंने ये काम करना है, वो काम खत्म होने के बाद भी मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर सकता हूँ, वो हो गया पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। दूसरा आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि ऐसा कोई पार्टनरशिप जो कि मैंने एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया है। जैसे कि अगर मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर पार्टनरशिप किया कि मुझे एक घर बनाना है, तो वो पार्टनरशिप तब खत्म हो जाएगी जब मैंने वो घर बना लिया। इन केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप ये हमारा बिजनेस हो गया कि हमें घर बनाना है। वो पार्टनरशिप केवल एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है बट इन जनरल काम करने के लिए है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हैं तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर किसको कहते हैं? वैसा पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली परफॉर्म करता है। क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? हाँ करता है। प्रॉफिट में हिस्सा लेता है? हाँ लेता है। मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है? हाँ लेता है। लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है? हाँ होती है। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो कि एक एज अ पार्टनर सारे काम करेगा बट मैनेजमेंट में वो हिस्सा नहीं लेगा। ऐसा समझ लीजिए कि वो पार्टनरशिप में तो है बट वो साइड रोल निभा रहा है, वो पीछे का काम कर रहा है, वो पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में काम नहीं कर रहा है। वो अपना पैसा दे दिया, उसके बाद जिसको जो मेन एक्टिव पार्टनर्स हैं वो सारे डिसीजन ले रहे हैं, बट कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा स्लीपिंग पार्टनर, प्रॉफिट में हिस्सा भी लेगा, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं करेगा, लेकिन लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होगी। तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर तो पार्टनर होता ही नहीं है बट लोग ऐसा वो प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है, वो अपना नाम दे दिया होता है। जैसे कि अगर मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली और मैं जाके सचिन तेंदुलकर को कह दिया कि सर प्लीज़ मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है, आप अपना नाम दे दीजिए जिसके कारण मेरा जो है वो बिजनेस चला। उन्होंने दे दिया, वो भी एक पार्टनर कहलाएंगे। कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, प्रॉफिट उनको मैं नहीं देने वाला, मैनेजमेंट में भी उनको कोई पार्ट नहीं है, बट लायबिलिटी उनकी भी अनलिमिटेड होगी क्योंकि उन्होंने ऐसा, क्योंकि हो सकता है कि उनके वजह से मेरे कुछ कस्टमर्स ये जान के कि केवल सचिन तेंदुलकर इस पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हैं, वो आके मेरे साथ बिजनेस करें। अगर मैं कुछ फ्रॉड करता हूं तो वो मेरे
ऊपर तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ही, साथ साथ वो उनके ऊपर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। चौथा है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो कि केवल प्रॉफिट में ही आपके पार्टनरशिप में आया। क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं। प्रॉफिट उसको मिलेगा? हाँ। मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता है, ले भी सकता है। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी उसकी नहीं होती है। ऐसा कौन सा पार्टनर हो गया? तो हो गया एग्जाम्पल फॉर माइनर। आपको बता देना चाहता हूं कि पार्टनरशिप में माइनर को एडमिट किया जा सकता है। आप एक माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं बना सकते, बट अगर पार्टनरशिप बन गई तो उसमें आप एक माइनर को ऐड कर सकते हैं विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बट इन प्रॉफिट ओनली, कि उसको केवल प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई लॉस होता है तो वो उस पार्टनर को एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा है पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट। इसका मतलब हो गया कि ऐसा पार्टनर जो कि एक्चुअल में आपका पार्टनर नहीं है, बट थ्रू उसके एक्शन से ऐसा लग। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स, कि अब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट में, उसमें आप किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर है तो उसको पार्टिसिपेट करने से आप नहीं रोक सकते हैं। हाँ, अगर वो माइनर है तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट अगर वो एक एडल्ट है तो आप उसको राइट है कि वो मैनेजमेंट के पार्ट में पार्टिसिपेट करे। अगला राइट टू बी कंसल्टेड, यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसमें उस पार्टनर के पास राइट है कि वो डिसीजन उसके कंसल्टेशन के बाद लिया गया हो सकता है उसका कंसल्टेशन आप माने या ना माने, बट उसके पास राइट है कि हाँ आपको उससे पूछना पड़ेगा। तीसरा है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक, कि एक पार्टनर के पास राइट होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सके कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो सही है या नहीं, उसके हिस्से का जो प्रॉफिट आया है वो सही है या नहीं। आप उसको रोक नहीं सकते हैं उस बुक को इंस्पेक्ट करने से। अगला है राइट टू शेयर प्रॉफिट, ये तो बेसिक हो गया कि किसी भी पार्टनर का राइट है कि उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिले। अगला है राइट टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो किसी भी अपकमिंग पार्टनर का, इनकमिंग पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है। अगर सारे पार्टनर्स रेडी नहीं है किसी पार्टनर के एडमिशन होने से तब तो नहीं होगा, बट अगर कोई एक पार्टनर भी रेडी नहीं है तब पर भी आप उस पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। एडमिशन के लिए सारे पार्टनर का राजी होना जरूरी है। पांचवा है राइट टू रिटायर, किसी भी पार्टनर के पास राइट है कि अगर वो पार्टनरशिप में आया है तो वो पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, उसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि आप डिले कर दें या फिर कुछ एग्रीमेंट जैसा है उस हिसाब से आप बातचीत कर सकते हैं, बट उसके पास राइट है उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाने का। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर मैंने फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट किया है तो मेरे पास ये राइट है कि फर्म मुझे वापस उस चीज़ का पेमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्म के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को कुछ पैसे दिए हैं फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म को मुझे वो पैसे वापस लौटाने होंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।